नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहां पर कक्षा 9th से लगाकर 10th क्लास तक की त्रैमासिक परीक्षा यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी के संबंध में यहां पर कक्षा 10th साइंस सब्जेक्ट है, उसके जो IMP क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट यूनिट से ही यहाँ पर प्रारंभ करेंगे ताकि आपको जो त्रैमासिक परीक्षा होगी उसमें इन क्वेश्चंस के लिए आपको बेनिफिट्स मिल सके। चलिए तो आप सभी को बता दें कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और IMP क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो पहली यूनिट है कक्षा 10वीं विज्ञान साइंस की, इस पार्ट से एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ये है केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी सभी भौतिक परिवर्तन है, इनमें से एक हमें देखना है कि वो रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका जो आएगा LPG का दहन, ये रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि उसमें से जब अभिक्रिया होती है तो उसमें से एनर्जी या ऊष्मा निकलती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यदि हम बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया यदि जल से कराते हैं तो हमारा इधर बन जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता है और यहाँ से ऊष्मा का निर्माण होता है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देती है। तो इसका जो रहेगा कि जल की बिना बुझे हुए चूने से अभिक्रिया, ये वाला इसका राइट आंसर रहेगा ना, पहले वाला। सेकंड वाला दिया है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम और या Al2O3 प्लस आयरन, यानी यहाँ से आयरन को मुक्त कर दिया गया है। तो जब कोई तत्व किसी दूसरे यौगिक में से किसी तत्व को यहाँ से विस्थापित कर देता है या निकाल देता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इसी के बाद में फोर्थ वाला है H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है, यानी हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का निकलना। तो मैं बता दूं आपको ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है यहाँ पर। अब और यहाँ पर ऑक्सीजन आपको बता दें कि यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना उप ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी ऑक्सीजन से जो क्रिया होगी तो वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीकरण, लेकिन यदि ऑक्सीजन का निकलना होता है या ह्रास होना होता है तो वो कहलाता है हमारा अपचयन कहलाता है। इसी के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। 6 वाला है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ रंग में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, तापक्रम में परिवर्तन ये भी रासायनिक परिवर्तन है, गैस का उत्सर्जन ये भी है, लेकिन आकार में परिवर्तन होना ये भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा आकार में परिवर्तन। 7 वाला दिया है खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये होती है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी के बाद में दिया है सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम बताइए, तो इसका नाम होता है इक्वा रिजिया। इसी के बाद 6 वाला जो दिया है हमारा यहाँ पर दिया है 9 वाला रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं तो अभिकारक कहते हैं और जो बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। इसी के बाद दिया है एक लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मुँह सड़ जाते हैं क्योंकि उनमें हो जाती विकृत गंधिता हो जाती है, यानी ये वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं खाद्य पदार्थ वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और उनमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है, उसे ही विकृत गंधिता कहा जाता है। इसीलिए जो चिप्स की जो थैलियाँ होती है उनमें ही नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये आखिरी होती है। अब हमारा है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये दीर्घ उत्तरी है और इनके अंक निर्धारित किए गए हैं, वो अंक हैं 4। यहाँ पर पहला प्रश्न है वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जमी होती है, उसे हटाने के लिए
वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यहाँ परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। इसी के बाद में दिया है एक पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो दिया है नंबर 1 एक्स का नाम, उसका सूत्र लिखिए। तो उसका जो सूत्र रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और जब उसमें जल मिला दिया जाता है तो क्रिया हो जाती है हमारी बुझा हुआ चूना। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। चलिए अगली प्रश्न की तरफ। तीसरा जो दिया है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। बोर्ड 2019 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है। उष्माक्षेपी यानी वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने पर इन्हें उत्पाद में परिवर्तन होने के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाओं में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर जो दिया है मेथेन और उसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, मेथेन गैस होती है, और तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, और यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी के बाद में उष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है। यहाँ पर दिया है लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे यानी टेम्परेचर देंगे तो ये लेड ऑक्साइड और NO2 में और ऑक्सीजन यहाँ से गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये होती है हमारी उष्माशोषी अभिक्रियाएं। इसी के बाद में जो दिया है श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, यानी श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, अतः इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 5th वाला दिया है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं को समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है किसी दूसरे एलिमेंट्स को वहाँ से विस्थापित कर देना एक यौगिक में से। तो आयरन यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देता है यानी निकाल देता है, और यहाँ पर बन जाता है आयरन सल्फेट। ये विस्थापन अभिक्रिया है। और इसी के नीचे जो लिखा है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें एक यौगिक दूसरे यौगिक में उपस्थित जो आयन होते हैं अपने आयनों का यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पर जो बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट। तो ये द्विविस्थापन और यहाँ पर हो गए हमारे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी के बाद जो दिया है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया जब दो अभिकारकों के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण का मतलब होता है पात्र की पेंदी में जमा होना। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से क्रिया करेगा तो बेरियम जो सल्फेट होता है उसका अवक्षेप बन जाएगा और यहाँ पर NaCl बन जाएगा। इसी के बाद में अगला क्वेश्चन है 7, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर संयुक्त होकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। तो देखिए वियोजन का मतलब होता है टूटना। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ से गैस निकल जाएगी, टूट जाएगा। ये वियोजन अभिक्रिया है। और इसी के बाद में हम देखते हैं संयोजन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की दोनों की क्रिया करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी के बाद में हम देखते हैं ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर इन निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण भी दीजिए, उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब होता है इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग, इसे ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, तो उस पदार्थ का उपचयन होता है, अर्थात उस तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। तो कॉपर से ऑक्सीजन क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, कार्बन से ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। इसी अभिक्रिया को उपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब आता है हमारा अपचयन अभिक्रिया। जब अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होता है ना, ऑक्सीजन का निकलना, उस पदार्थ का उपचयन होता है। तो यहाँ जिंक की कार्बन से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर कार्बन मोनो ऑक्साइड बन जाएगा, यानी यहाँ से जिंक से ऑक्सीजन निकल गया। कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से करेंगे तो H2 बनेगा और कॉपर यहाँ से निकल जाएगा, यानी कॉपर का यहाँ पर क्या होता है, वो अपचयन हो जाता है। इसी के बाद में 9 क्वेश्चन संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया में वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है।
तो ये दोनों ही क्रियाएं कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? हमारी संयोजन अभिक्रिया। हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस B मिलकर के बनाएगा हमारा A और B। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? हमारी संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। इसी के बाद में हम आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिक्रिया का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स या उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। यहाँ पर दिया है Fe2O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर जो दिया है इन्हें आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें एक का अपचयन हो रहा है और एक का उपचयन हो रहा है। अगर हम देखें तो किस प्रकार से समझेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉन की हानि होना उपचयन कहलाता है ना, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो आयरन है इसमें लिखा हुआ है +3 और इसका जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 26 होता है, लेकिन 26 में से 3 चले जाते हैं तो 23 बनता है। लेकिन यहाँ पर 26 है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यहाँ से आयरन का जो होगा वो होगा अपचयन, जबकि यहाँ पर जो कार्बन है उसका यहाँ पर हो जाएगा उपचयन। तो ये दोनों ही अभिक्रिया एक साथ चलती है। क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है? एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसकी वजह से भूरे रंग की हो जाती है, तो ये हो जाता है यहाँ पर इसका विस्थापन हो जाता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होता है और H2 में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्रमशः और उपचयन है, अतः यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट की क्रिया आयरन से करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आयरन सल्फेट और यहाँ से कॉपर निकल जाएगा। इसी के बाद में हम देखते हैं कि इन अभिक्रियाओं को हमें क्या करना है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया देना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट व जल। तो इन अभिक्रियाओं को आप नोट कर लेंगे। ये जो अभिक्रियाएं हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, इन अभिक्रियाओं के संतुलित यहाँ पर किया गया है। आप इसके बाद में जो 14 क्वेश्चन है, दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है, क्यों? दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में दवा की जो बोतलें होती हैं उनको अधिकांश रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं और एक विषैली हो जाती है, अतः इसे रोकने हेतु दवा की बोतलों को रंगीन रखा जाता है। इसी के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर जो दिया है हमारा 15, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के कुल द्रव्यमान का समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले और इसके पश्चात तत्व के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है, यानी अभिकारक और उत्पाद की दोनों ही संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। इसी के बाद में हम देखते हैं यूनिट नंबर 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। इस अध्याय से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव 3 नंबर के पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीन जल युक्त नहीं है? तो ये है खाने का सोडा। पाचन के समय अमाशयिक पाचन रसों का pH मान है तो वो होना चाहिए 7 से कम होना चाहिए। निम्नलिखित में से सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वो किया जाता है अम्लराज। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति से अम्लीय है? तो वो है लाइम जूस कहलाता है। बेकिंग पाउडर बनाने प्रयुक्त अवयव में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा तो वो होता है हमारा टार्टरिक अम्ल का होता है। इसी के बाद में जो दिया है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारा एंट्रासिड का। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो उसमें होता है ऑक्सैलिक अम्ल होता है। pH की जो पारस होती है ना, pH पैमाना होता है वो होता है 0 से 14 के बीच में। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण कहा जाता है। चींटी के डंक में
कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मेथेनोइक अम्ल। कठोर जल को मधु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कपड़े धोने का सोडा। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा भी कहा जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो ये एसिटिक अम्ल होता है। इसी के बाद रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें गंध अम्लीय या क्षारीय के माध्यम में भी भिन्न हो जाते, वे कहलाते हैं। तो गंधी सूचक अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो अम्ल जो स्वाद में खट्टे और नीले लिटमस को वो कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, 2 अंक के हैं यहाँ पर। वो है हमारे धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन होता है? क्योंकि ये जल में घुलने पर कौन सा आयन देता है? H+ उत्पन्न करते हैं, जो विद्युत के वाहक होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी व्याख्या कीजिए। क्योंकि ये जब नमी से क्रिया करता है तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है, और आर्द्रता यानी नमी जलवाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। धावन सोडा एंड बेकिंग सोडा के दो उपयोग हमें बताना है। ये बोर्ड 2019 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये कपड़े धोने का जो सोडा होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में भी किया जाता है। उसी के बाद में इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशमकों में भी किया जाता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। यदि दही बनने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन हो जाता है? तो दही बन जाने पर दूध का जो पीएच मान होता है वो घट जाता है, क्योंकि दही में अम्ल होता है, जिससे दूध में हाइड्रोजन आयन H का सांद्रण बढ़ जाता है। इनमें हमें क्या करना है? पहले शब्द समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर जो एक समीकरण दी ABCD है, इनके नीचे यहाँ पर ये समीकरणें दी हुई है, इनको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये समीकरण है और इनकी समीकरण यहाँ पर लिखी हुई है। अगला जो दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर जो दिया है 7, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, बेकिंग पाउडर एंड धावन सोडे को गर्म करके कैसे अंतर करोगे? बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट ये होता है Na2CO3.10H2O। गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। जबकि सोडा धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ऐसी कोई गैस नहीं देता है, बल्कि इसका क्रिस्टलन जल क्या हो जाता है? यहाँ से मुक्त हो जाता है। इसी के बाद में अगला है हमारा, वो है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों में से आप क्या समझते हो? इनमें से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को छाटिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारा प्रबल होता है। साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। प्रबल अम्ल विलयन में अधिकांश H+ आयन देते हैं, इन्हें हाइड्रोनियम आयन का निर्माण या उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल जो H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल होते हैं। इसी के बाद में दिया हमारा 9वां क्वेश्चन, समझाइए कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है, परंतु सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन क्षारीय होता है। सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है, अतः इसकी प्रकृति उदासीन होती है, जबकि सोडियम कार्बोनेट प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का लवण है, जो पानी को छोड़ने पर क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, क्योंकि Na+ आयन H2O से मिलकर क्षार बनाता है। इसी के बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगले जो है तो ये थे यूनिट नंबर 2 के हमारे सभी प्रश्न। तो यहाँ पर इनको कंप्लीट ही किया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं यूनिट नंबर 6, यहाँ पर जो त्रैमासिक है उसके पूरा सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट ही किया जाएगा। अगला है हमारा अध्याय नंबर 6, जैव प्रक्रम। इस पाठ से सही जोड़ी मिलाइए तथा एक 3 अंक का प्रश्न आना है। यह वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित करता है, तो ये करता है हमारा लाइफेज। इसी के बाद श्वसन है, उपचयन, तो ये होती है हमारी अपचयन अभिक्रिया। इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला है हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो इसके लिए जो आवश्यक होता है वो होता है
ये सभी यानी सूर्य का प्रकाश, जल, ये सभी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो फूल, तना, पत्ती, तो ये होता है हमारा पत्ती में होती है। इसी के बाद हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त के को वापस लौटाने में से कौन रोकता है? तो वो रोकता है हृदय में वाल्व। इसी के बाद में दिया मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है, बोर्ड 2019 में भी पूछा गया है। तो ये होता है हमारा ये होता है श्वसन। तो ये श्वसन आएगा। पादपों में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं जल के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी के बाद में जो हमारी सही जोड़ियाँ हैं, इनको सही जोड़ियों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो दिया है वो है पित्तरस। तो पित्तरस का जो आएगा हमारा पित्ता से आएगा। सेकंड है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का सी वाला रहेगा, प्रोटीन पर कार्य करता है। वो यकृत, तो ये इसका बी वाला आएगा, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। लाइपेज, तो लाइपेज का आएगा हमारा ई वाला, ये वसा पे कार्य करता है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो हमारा होता है अग्नाशय में। इसी के बाद में सेकंड सही जोड़ी को देखते हैं। यहाँ पर दिया है स्वपोषी पोषण। तो ये हमारा होता है पौधे में होता है न, समस्त हरे पेड़ पौधे में होता है। विषम पोषी, तो ये होती है विषम पोषी में आएगा हमारा हिरण। परजीवी में आएगा हमारा जोक, जो परजीवी है। भोजन का स्थानांतरण ये फोलाइम के द्वारा किया जाएगा। और पित्त में ये होता है यकृत। तो ये थी हमारी सही जोड़ियाँ। इसी के बाद में हम देखते हैं एक शब्द में आंसर देना है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है, तो यहाँ पर देना है किस रूप में होता है? अमीनो अम्ल के रूप में। ऊर्जा घर यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पादप में फोलाइम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी हैं। तो भोजन संवहन के लिए वक्र द्वारा उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है हमारा? मूत्र। ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में करते हैं। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा एमाइलेज। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो होता है हमारा बड़ी आंत में। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम है, तो वो होता है हमारा एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। वर्णक नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है, बोर्ड 2019 में भी इसे पूछा गया है। तो वो होता है हमारा क्लोरोफिल के कारण। अब हमें छांटना है सत्य और असत्य को छांटना है। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, ये सत्य है। इसी के बाद में धमनियों की दीवारें सिराओं से पतली होती हैं, असत्य है। प्लेटलेट से रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है, ये सत्य है। क्षुद्रस्य के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगलियां जैसी प्रवर्धक या दीर्घ, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, तो ये भी हमारा क्या रहेगा? सत्य। यहाँ पर जो दिया है स्वपोषी पोषण में दूसरे जीव द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थ का अंतर्ग्रहण किया जाता है, ये होता है हमारा असत्य होता है, क्योंकि स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। लघु उत्तरी जो प्रश्न हैं वो 3 अंक के हैं। भोजन के पाचन में राल की क्या भूमिका होती है? मुंह में स्थिर राल ग्रंथियों से राल निकलकर चबाए हुए भोजन को चिकना तथा बनाती है, जिससे यहाँ भोजन नली में आसानी से नीचे आ जाता है। राल में उपस्थित एमाइलेज मार्ट के जटिल अणुओं को सकरा सरल अणु में विघटित कर देती है। जाइलम तथा फोलाइम में पदार्थ के वहन में क्या अंतर है? जाइलम जो जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, उसी के बाद यहाँ पर वहन करते हैं, जबकि फोलाइम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन या खाद्य पदार्थों को पादपों के विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य करता है। इन्हें जाइलम जल का करता है और खाद्य पदार्थ का फोलाइम करता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल की उपलब्धता, सौर ऊर्जा की उपलब्धता और क्लोरोफिल की उपयोगिता, ये सभी इसमें विद्यमान होना चाहिए। वक्रण की रचना और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, बोर्ड 2019 में आया। प्रत्येक वक्र में अनेक निष्पत्ति एक होते हैं, जिन्हें वक्र या नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटतम से पैक होते हैं। नेफ्रॉन 2 भागों का बना होता है, जिसे बोमेट संपुट और नेफ्रॉन के प्याले के समान एक संरचना होती है, जिसे धमनियों कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ये ग्लोमेरुलस कहते हैं। इनसे ये जो कुंडलित भाग होता है, ये बोमेन संपुट के पीछे का कुंडलित भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, समीप्त कुंडलित नलिका, यू आकार का हेनेल का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसी के बाद में मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है, तो उसको यहाँ इसका आंसर ये लिख लेंगे। मानव वहन तंत्र के घटक कौन से? इन घटकों के क्या कार्य हैं?
तो रक्त, हृदय और रुधिर वाहिनियों, इनके ये कार्य होते हैं। इसी के बाद में यहाँ पर जो दिया है, यह परिवहन माध्यम का कार्य करता है और अपने विभिन्न गैसें, विभिन्न एंजाइम, अपशिष्ट, हानिकारक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित करता है। यह हृदय को विभिन्न भागों से भेजने और वहां से रक्त को एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है। रुधिर वाहिका, इनके माध्यम से रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन होता है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है और एंजाइम में क्या कार्य होते हैं। तो इसके ये आंसर को आप लिख लेंगे, भोजन पाचन का लिख लेंगे। इसी के बाद में हमारा जो प्रश्न दिया है, वेरी IMP जो दिया है वो है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह अनुपस्थिति में होता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, इसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल है। अधिकांश जीवों में यह प्रक्रिया होती है, यहाँ बहुत कम जीवों में संपन्न होती है। इसी के बाद में जो दिया है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, 2019 में पूछा है। श्वसन क्रिया में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग जीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए करते हैं। इस कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित समझाइए। तो पेड़ पौधे जिसका उपजीवी क्रिया है, जिससे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, पूर्ण हरी में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट से बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्पाद करते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल से 6H12O6 + 6H2O 6H2O 38 ATP का निर्माण भी यहाँ पर होता है। उत्सर्जन का महत्व लिखिए, तो इसको उत्सर्जन में हम नोट कर लेंगे। इसी के बाद इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 6 के जो प्रश्न हैं उनके आंसर। अब जो हम अगले वीडियो में दूसरे प्रश्न यानी यूनिट नंबर इसको कंप्लीट ही करेंगे, यूनिट नंबर 10 को, यानी यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसमें से भी 1 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस से बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो वो है हमारी मिट्टी। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा विलंब से बड़ा वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर होना चाहिए। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो वो होती है अनंत होती है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं, तो हम दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से उसकी पहचान कर सकते हैं। एक लेंस की क्षमता डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो 50 सेंटीमीटर होगी। एक आवर्धन के समान ऋणात्मक चिन्ह का क्रिया दर्शाता है प्रतिबिंब की वास्तविक है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो वो होती है यहाँ पर अनंत होती है। किसी दर्पण से चाहे जितनी दूरी खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है तो या तो समतल है या उत्तल दर्पण है। इसी के बाद में जो दिया है हमारा रिक्त स्थान दिया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। इसमें दिया है खाली स्थान, इन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से होता है, तो वो होता है कम। खाली स्थान, इन अवतल दर्पण सदैव छोटा, आभासी और सीधा बनता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, तो अपवर्तनांक कहलाता है। इसी के बाद में जो दिया है हमारा, वस्तु को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं, प्रकाश की। न्यूटन ने प्रकाश से बना हुआ माना था, तो कणिका से। एक वाक्य में उत्तर देना हमें। एक रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, दर्पण से परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से अनुपात दर्पण का उत्पन्न आवर्धन रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेगिस्तान में मरीचिका क्रिया किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/f = 1/u + 1/v।
उस दर्पण का नाम बताइए जिससे बिंब सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बन सके। तो वो है हमारा अवतल दर्पण। एक आपतित किरण समतल से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा हमारा 30 ही डिग्री होगा। इसी के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो दी है सही जोड़ी डायप्टर। डायप्टर का यहाँ पर जो आएगा ये लेंस की क्षमता है। उत्तल जो लेंस होगा वो बीच में मोटा तथा किनारों पर यहाँ हो जाता है पतला। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो आएगा हमारा ई वाला, यानी ऋणात्मक होती है। एक सरल रेखी पथ का जो आएगा वो वाला हमारा सी, यानी प्रकाश किरण एक सरल एक सीधी रेखा में होती है। परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, तो डी वाला इसका आएगा, यानी गोली दर्पण। तो ये थे एक शब्द या एक आंसर में वाक्य। अब जो दूसरा हमारे जो प्रश्न दिए हैं वो है हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो सभी के आंसर यहाँ पर लिखे हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के प्रकार बताइए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसी के बाद में अगले प्रश्न को भी आप यहाँ पर नोट करते जाएंगे और पढ़ लेंगे। सभी प्रश्नों के यहाँ पर आंसर दिए हैं। तो यही है यूनिट नंबर 10। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कहीं जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। इसके नेम भी दिए हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। इसी के बाद में जो दिया है हमारा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के बाद है हमारा, तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। और ये है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। चलिए, तो इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो इसमें हमने यूनिट नंबर 10 के भी प्रश्न को किया है। सभी जो प्रश्न रहेंगे वो त्रैमासिक परीक्षा से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।